बाजार में एक रोड पर ज्ञानमती देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी सुनीता देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी जागृति इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। ज्ञानमती देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की रक्षा करती हैं और दूसरी जिले की। लेकिन ज्ञानमती देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राघव मल्होत्र था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा ज्ञानमती देवी देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। राघव ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। ज्ञानमती देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब, अमरूद मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं? राघव ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, दे 1 किलो। ज्ञानमती देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। राघव ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद अमरूद, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानमती देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन राघव हंसते हुए बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? ज्ञान देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही राघव ने कपारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी को पैर से मारा। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। ज्ञानमती देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर राघव मल्होत्र ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने ज्ञानमती देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का रोहित यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह ज्ञानमती अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि ज्ञानमती अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वह वीडियो सुनीता के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, सुनीता दीदी देखिए, आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर पर, पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर सुनीता अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, सुनीता के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर राघव को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम जागृति को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने जागृति को फोन लगाया। सावित्री उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली नंदिनी की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। जागृति ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरे अमरूद के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था।
जागृति की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। जागृति ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही सुनीता फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। जागृति नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, बाप की जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। माँ को इंसाफ में दिलाऊंगी कानून के तरीके से। सुनीता कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। जागृति ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब यह मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। जागृति अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो ज्ञानमती देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। जागृति, तू यहाँ सब ठीक तो है? जागृति कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ज्ञान देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। जागृति ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं। माँ, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। मंदमा देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात जागृति ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें के हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने लाल सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एस डीएम विकास को फ़ोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक पर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। जागृति ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। जागृति ने एक साधारण सा लाल रंग का सलवार सूट पहना और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर राघव चौधरी और एसआईओ संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी जाक कर रहे थे। जागृति डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसआईओ संदीप राणा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, राघव मल्होत्रा चौकन्ना हो गया। उसने जागृति को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा? और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। जागृति ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही राघव और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है, राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग, यहाँ से कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। जागृति ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे ओ संदीप गढ़जा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकल। यहाँ से जागृति वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवादार भागता हुआ अंदर आया।
उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही राघव और संदीप दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। गंगा प्रसाद शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है चौधरी कामधाम? अच्छा, चल रहा है ना? कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं? आज राघव और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी जागृति स्त्री पर पड़ी। सावित्री को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और जागृति के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर राघव और एसएओ संदीप हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है, गंगा प्रसाद जी। इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिसज गंगा प्रसाद यादव के सामने पूरा झेला झुकता है, वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? राघव ने धीरे से संदीप से पूछा। ये क्या हो रहा है? संदीप ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपीएस, डीएम और जिले के कई बड़े आईएएस एंड आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप जागृति के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। राघव मल्होत्रा और संदीप राणा पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में राघव मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम झले कि डीएम मैडम जागृति सिंह के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। राघव और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए जागृति को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। जागृति की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव मल्होत्रा, एनएसएचओ संदीप राणा, दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। जागृति ने आदेश दिया, एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की डांस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी ना करने के जुर्म में फर्ज दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज बीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता गंगा प्रसाद यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। जागृति ने घूमकर गंगा प्रसाद को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा, और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गंगा प्रसाद यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो जागृति ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि डीएम बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जागृति एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, अगले दिन सभी गुनहगार को अदालत ले जाया गया और उनको कड़ी सजा हुई। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते।